क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट थर्ड है हमारा। ओके। और क्वेश्चन नंबर 51 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके। जो यूनिवर्सल सिविल कोड जो है यूसीसी की जो बात है उसके रिगार्डिंग हमें बात करनी है। जो है स्टेटमेंट नंबर 1 है वो बोलती है अंडर आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शेल एंडिवर टू सिक्योर यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ, तो इसमें बोला गया है डीपीएसपी के आर्टिकल 44 के अंदर, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। स्टेटमेंट 2 है वो बोल रही है एट प्रेजेंट गुजरात इज़ द ओनली स्टेट विद ए यूसीसी। तो आपको पता है कि आई थिंक गोवा जो है एक यूसीसी के साथ है अभी, तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाती है, तो आंसर निकल के आएगा आपका ए। ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 51 का सॉल्यूशन जो है इसमें आंसर ए आ रहा है। इसकी मेन प्रोविजंस मैं पढ़ लेता हूँ सॉल्यूशन में। तो यूसीसी की बात की है जो आपका डीपीएसपी 44 है उसके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोशिश की जाएगी इस तरीके के एंडीवर किया जाएगा। तो एंडीवर किया जाएगा इसका कि सिक्योर किया जाए यूसीसी को, ठीक है। और उसके बाद में जो आर्टिकल 44 है वो यही बोलता है। उसके बाद जो सेकंड है इसमें गोवा है वो स्टेट, ओनली स्टेट इन इंडिया, तो गोवा आता है, नॉट लाइक गुजरात नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल के बारे में बात चल रही है। पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है द प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड बिफोर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो आपको पता है कि पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था एंड प्रीएम्बल जो था उसको बाद में इनेक्ट किया गया जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया उसके बाद। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव बाई जवाहरलाल नेहरू 1946। ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है आपकी सेकंड, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर इसका बी है। इसमें बता भी रखा है कुछ कि प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946, ठीक है। इट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली, ओके, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। तो आपको पता है कि 22 जनवरी 1947 को आफ्टर वो जब कॉन्स्टिट्यूशन जब पूरा बन गया था उसके बाद इसको इनेक्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे लिख रखा है द प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड ओनली आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके। द रीजन फॉर इनेक्टिंग द प्रीएम्बल एट द एंड वाज टू इंश्योर दैट इट वाज इन कॉन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज। तो जो रेयर डिजीज़ के लिए जो नेशनल पॉलिसी आई है उसके बारे में बात चल रही है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो पहला बोल रहा है इट क्लियरली प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ रेयर डिजीज। अभी देखते हैं इसके बारे में। दूसरा बोलता है इट प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कलेक्टिंग वॉलंटरी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ऐसा जनरलाइज स्टेटमेंट ठीक ही रहती है जनरली। ओके ओके। उसके बाद थर्ड नंबर की स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेज अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर इसके प्रोविज़न किए गए हैं रेयर डिजीज़ के लिए। तो ये थोड़ा सा अभी देखते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आयुष्मान भारत के अंदर तो एक फ़िक्स पैकेज है। चलो फिर भी देख लेते हैं, मुझे भी इसके बारे में इतना पता नहीं है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो, जैसा मुझे लग रहा था कि आयुष्मान भारत में कवर नहीं हो रहा होगा, तो वैसा ही है बिल्कुल। और इसमें केवल स्टेटमेंट नंबर 2 है वो ठीक है क्योंकि क्लियर डेफिनेशन की कोई बात नहीं आती है, वेगनेस यहाँ पे है। क्लियरली प्रोवाइड फॉर द डेफिनेशन ऑफ द रेयर डिजीज, तो वेगनेस है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्योंकि देखो ये नेशनल थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, न्यूज़ में भी था। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर जो रेयर डिजीज है वो है 2021 के अंदर फाइनलाइज कर दी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आफ्टर द मल्टीपल कंसल्टेशंस विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड एक्सपर्ट्स इन एरिया। उसके बाद लिखा हुआ है सेलियन जो फीचर्स हैं इसके रेयर जो डिजीज़ की बात चलती है जब, तो रेयर डिजीज हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड इन द पॉलिसी बट क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट ओपिनियन। अभी हमें ज़्यादा नहीं देखना है, मतलब कुल मिला के एक बात तो ध्यान रखने की कोई क्लियर प्रोवाइड नहीं की गई है डेफिनेशन, है ना। और ये इससे लिंक जो मिनिस्ट्री ऑफ आपको पता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, और ये पॉलिसी 2021 के अंदर हमारी आ गई है। और इसमें डिजीज़ को भी क्लासीफाइड किया हुआ है, सब क्लासीफाइड किया हुआ है 3 ग्रुप्स के अंदर बाद में। तो मेजर चीज़ें वो देखते हैं हम। The policy also envisage a crowdfunding mechanism in which corporates and individuals will be encouraged to extend financial support through a robust IT platform for treatment of the rare diseases.
फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द रेयर डिजीज इज प्रपोज अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ, आपको ये याद रखना है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नॉट आयुष्मान भारत। राष्ट्रीय आरोग्य निधि जो है एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंदर इसको इसको रखा गया है। ओके, नॉट अंडर द आयुष्मान भारत, ठीक है, इसके अंदर नहीं रखा है इसको, तो हमको ध्यान रखना है इसके बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर चलते हैं अब हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केसेस सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो कौन सा केस था, तो मैं बता दूँ, ये केस जो था बाद में आया था, ये केस जो था 1980 के राउंड का जो मिनरेवा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है उसका केस हो जाता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, बी आंसर है इसका। तो इसमें बोला गया है कि बेडरॉक है एक्चुअली में, कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन एफआर मीन्स फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। अब इसमें लिखा हुआ है जस्टिस पी.एन. भगवती जो हैं, ठीक है, चलो शुरू से इसको पूरा ही पढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर इनिशियली इग्नोर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट वाइल इंटरप्रेटिंग वेरियस सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। It was only after the landmark verdict in the Keswanand Bharti case 1973 that the top court said that DPSP must be viewed as guidance by which the fundamental rights are realized। तो एक्चुअली में DPSP कुछ गाइडेंस है और फंडामेंटल राइट्स उसका रियलाइजेशन करते हैं। जस्टिस पी.एन. भगवती जो है वो बोलते हैं इन द 1980s, ओके, जो आपका 1980s का जो मिनरेवल मिल्स जो केस था उसने डिस्क्राइब किया है, उन्होंने बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स इन द डीपीएसपी टू गिव एब्सोल्यूट प्राइमेसी टू वन ओवर अदर इज टू डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किसी एक को दूसरे के ऊपर पूरी तरह से प्राइमेसी दे देना कॉन्स्टिट्यूशन की हार्मनी को ब्रीच करने के बराबर है, खराब करने के बराबर है, ठीक है, डिस्टर्ब करने के बराबर है। दिस हार्मनी एंड बैलेंस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो हार्मनी है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक फीचर है। क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर चलते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जीसेप के बारे में बता रहा है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम अंडर दिस आरबीआई परचेज सिक्योरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। नो, गवर्नमेंट से थोड़ी ना परचेज किया जाएगा, नहीं, मार्केट से ही लिया जाएगा। जीसैप वुड हेल्प टू रिड्यूस द एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ द बोरिंग फॉर द स्टेट्स एंड सेंटर। ये बिल्कुल ठीक चीज़ है, तो आंसर हो जाता है इसका सॉरी, बी हो जाता है इसका आंसर, ओके। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं केसेस के बारे में यहाँ पे। तो एक चंपक राम, आपको पता चल गया कि मिनरेवल मिल्स जो केस है उसके अंदर क्या हुआ है, चंपक राम दोराई राजन, चंपक राम, ओके, चंपकम दोराई राजन केस 1951 का था। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड किया है इन दैट केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी फॉर्मर वुड प्रिवेल। तो इसमें बोल दिया बिल्कुल प्रिवेल किया जाएगा फॉर्मर को, मतलब फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल किया जाएगा और डीपीएसपी चंपकम दोराई राजन केस के अंदर ऐसा बोला गया, याद रखना है आपको। बाद में मेनका गांधी जी का केस आया, लैंडमार्क जो केस था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 21 से लेके, ठीक है। इन दिस केस कोर्ट सेड दैट एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 इज वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड एंड इट्स कवर्स ए वेराइटी ऑफ द राइट्स। मेयरली एनिमल एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए ह्यूमन लाइफ का, उसके बियॉन्ड भी ह्यूमन लाइफ होना चाहिए, उसका हॉराइजन ज़्यादा ब्रॉड होना चाहिए, यही बोला गया था इसके अंदर, ओके। टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ मैन एंड सम देम हैव रेज्ड द स्टेटस ऑफ डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट्स एंड गिवन एडिशनल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19, ओके। उसके बाद बस यही केस थे, ओके। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC जो होते हैं वो करेक्ट नहीं है। पहले बोलते हैं स्टेटमेंट, इट्स मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। दूसरी स्टेटमेंट है, ए रिटायर्ड मेंबर ऑफ द SPSC एलिजिबल फॉर एन अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ UPSC, ठीक है स्टेटमेंट। तो पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर होगा ना ये तो। रिकमेंडेशन मेड टू द गवर्नर आर एडवाइजरी इन नेचर, ये भी ठीक है। एंड इट्स मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, ये भी ठीक है। तो जो लास्ट वाली लाइन है, ये थर्ड नंबर का जो लाइन है गलत है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एक्चुअली में उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर चार्ज होता है। तो ये हमने जो GSAP वाला जो था इसका सॉल्यूशन हमने, हाँ, GSAP वाला क्वेश्चन में हमने आंसर बी बता दिया था कि केवल जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वही ठीक है, पहली गलत है, क्योंकि परचेज जो RBI कर रहा है वो गवर्नमेंट से नहीं कर रहा है। तो इसमें ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन जो प्रोग्राम है GSAP थ्रू विद द RBI विल अंडरटेक ओपन मार्केट परचेज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो ओपन मार्केट परचेज किया जाएगा, ओके, ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
और इसमें जो 1 लाख करोड़ का टारगेट रखा है, इतना परचेज वगैरह किया जाएगा, ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है, दैट इट टर्न विल हेल्प टू रिड्यूस द एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग्स सेंटर और स्टेट। तो इसका पर्पज़ यही है कि जो एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है सेंटर स्टेट के लिए उसको कम करना, ठीक है। तो बस यही इसका पर्पज़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें सी गलत है, ये बता रखा है। तो ये साफ साफ स्टेटमेंट और सारी ठीक हो जाती है, लाइक चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ए मेंबर ऑफ एसपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज एलिजिबल फॉर चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी। यदि कोई एसपीएससी का कोई यदि मेंबर है तो वो यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है, मेंबर भी बन सकता है वो ऑफिस के बाद में, ओके, छोड़ने के बाद ऑफिस, और एज ए चेयरमैन ऑफ दैट एसपीएससी, और उस एसपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है, और एनी अदर एसपीएससी, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। लेकिन किसी और एम्प्लॉयमेंट के लिए वो नहीं जा सकता है, ओके, गवर्नमेंट के अंदर और किसी स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के अंदर। अब आपकी 3rd नंबर की स्टेटमेंट, द एक्सपेंसेज ऑफ, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे आते हैं, मैंने बता दिया था आपको, ये गलत हो गई थी स्टेटमेंट। और लास्ट वाली जो आती है, द रोल ऑफ द एसपीएससी लिमिटेड एंड रिकमेंडेशन मेड इट बाई आर ओनली एडवाइजरी होती हैं एंड नॉन बाइंडिंग होती हैं ऑन द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। तो जैसे कंसेंट ऑफ स्टेट, जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर वायलेट हो रही होती है वहाँ पे कंसेंट ऑफ स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन से अमेंडमेंट्स है जो कि किए जा सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी के साथ, लेकिन कंसेंट ऑफ स्टेट की रिक्वायरमेंट ना हो। तो पहला है रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, ये बिल्कुल ठीक है, इसको अमेंड किया जा सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, अभी देखते हैं थोड़ा। देखो पहली बात ये देखो, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मैंने, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो काम पार्ट लेते हैं वो स्टेट भी पार्ट लेते हैं, तो ये आंसर में नहीं आएगा। तो इससे आपका आंसर ये हट गया है और ये हट गया है। अब आपका ए और सी आंसर के अंदर हम देखते हैं, पहले देखते हैं 30 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है और एक फंडामेंटल राइट्स है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर की स्टेट की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो एक तो 1 और 2 आना चाहिए या फिर 2 और 3 आना चाहिए। तो ये भी श्योर है कि 1 आएगा, ओके। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2। जब डीपीएसपी को अमेंड किया जाएगा तो इसमें स्टेट की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें आंसर ए आना चाहिए। अब ये देखते हैं, सॉरी ये मेरा गलत था क्वेश्चन, मैं गलत अज्यूम कर पाया। ये एक्चुअली में इसमें 1 नहीं आ रहा है, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर इन पार्लियामेंट नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाता है 2 और 3, ओके। तो यही इसमें लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए नंबर ऑफ प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाई ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। द प्रोविजंस इंक्लूड्स, जिनको हम 368 के स्कोप से बाहर रखेंगे, और सिंपल मेजोरिटी के साथ जिनको हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, ये भी है इसका आंसर, ये याद रखना है आपको। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, इसको सिंपल मेजोरिटी से आप करते हो, ओके। और ये 368 के अंदर भी नहीं आता है। तो कोरम इन द पार्लियामेंट हो जाए, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हो जाता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट हो जाए, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स, इट्स कमिटी, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। ये सभी चीज़ें सिंपल तरीके से बदली जा सकती हैं, अमेंड की जा सकती हैं सिंपल मेजोरिटी से। जबकि जो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन, ये इसमें लिखा है अब आगे, दोज प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी कैन बी अमेंडेड बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड आल्सो विद द कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाई सिंपल मेजोरिटी। तो ध्यान रखना है, जो फेडरल स्ट्रक्चर से लिंक जितने भी आपके अमेंडमेंट होंगे, वो अमेंडमेंट्स के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले तो स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद में जितनी भी स्टेट्स हैं उसके जो हाफ स्टेट से ज़्यादा का आपका कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, हाफ स्टेट्स का कंसेंट होना चाहिए। और लेकिन जो कंसेंट हाफ स्टेट्स अपने स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू देंगे, वहाँ पे जब वो चीज़ होगी तो वो सिंपल मेजोरिटी से होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसके थ्रू कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट से लिंक है इस वजह से। द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, कितना एक्सटेंट तक एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन और स्टेट्स का, इससे रिलेटेड चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ये सभी चीज़ें फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 और 3 के बारे में लिख रखा है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि अमेंड किया जा सकता है, लेकिन स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसकी स्टेट के कंसेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है उसमें आएगा फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, तो इसको आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर चलते हैं अब हम मूव करते हुए। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है, देयर इज ए ब्रॉडर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड द नेबर कंट्री एक्स, इफ दैट डिस्प्यूट हैज टू बी रिजॉल्व्ड विदाउट इंडिया हैविंग टू
cede any of its territory it can be affected by। तो बोल रहे हैं कि हमारी किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है विदाउट अपने लैंड को हमको किसी को देना नहीं है, ठीक है, एक्चुअली में उसके बिना इसको रिजॉल्व करना है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर किस तरह से ये रिजॉल्व होगा, तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू रिजॉल्व हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है एन एग्जीक्यूटिव एक्शन विदाउट द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये आ जाएगा इसमें। अब इसके रिलेटेड हम बेरोजगारी वगैरह का केसेस भी थे वो भी देखेंगे, तो इसमें भी आ गया आंसर। इसमें लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट इन 1969 रूल्ड दैट द सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट कैन बी डन बाई एग्जीक्यूटिव एक्शन। सेटलमेंट की बात चल रही है। इट डज नॉट इन्वॉल्व सेसेशन ओके ऑफ इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आप किसी को हैंड ओवर कर रहे हो अपनी टेरिटरी को, वो वाली चीज़ें नहीं होंगी। केवल लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट जो है, सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट की ही बात चल रही है यहाँ पे। वाइल द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीड पार्ट ऑफ द टेरिटरी नॉन एज द बेरूबाई यूनियन केस था एक, है ना, टू पाकिस्तान। तो एक्चुअल में क्या था इसमें, बेरूबारी यूनियन वेस्ट ऑफ द जो बंगाल है उसमें पाकिस्तान पॉलिटिकल एजिटेशन हो गया था, कंट्रोवर्सीज हो गई थी। तो इसमें हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट के एरिया को कम करना, जो आर्टिकल 3 के अंदर आता है, डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री, ठीक है। हैंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सेसेड टू ए फॉरेन स्टेट ओनली बाई अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368। तो यदि सेसीड करना है, अपनी टेरिटरी को किसी को देना है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 368 के अंदर होने वाले अमेंडमेंट की भी आप इसको किया जाएगा, है ना। उसमें 9th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रहा था 1960 में जो हुआ, वह इनेक्टेड टू ट्रांसफर सेट टेरिटरी टू द पाकिस्तान, तो वो टेरिटरी पाकिस्तान को दी गई थी उस टाइम पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एक्शंस। मतलब फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उसमें कुछ राइट्स होते हैं केवल स्टेट्स के खिलाफ होते हैं, स्टेट्स के विरुद्ध होते हैं, कुछ स्टेट और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध होते हैं, इंडिविजुअल्स दोनों के विरुद्ध होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो आपको पता है कि अनटचेबिलिटी आती है आर्टिकल 17 के अंदर, तो ये दोनों ही के विरुद्ध होगा, नो डाउट, ठीक है, दोनों के विरुद्ध ही रहेगा, स्टेट के विरुद्ध भी और अनटचेबिलिटी किसी प्राइवेट के लिए भी, प्राइवेट के लिए जनरली होती है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल 23 जो होता है वो बोलता है, आर्टिकल 23 एंड 24 जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह सारी चीज़ों की बातें करते हैं, ये दोनों आर्टिकल भी स्टेट के लिए भी होंगे और ह्यूमन के भी, तो तीनों ही इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। ओके, तो इसमें लिखा गया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहला लिखा हुआ है अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने के लिए जो भी चीज़ें होंगी, फिर आर्टिकल 23 के अंदर इट प्रोविड्स द ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स, बेकार, ठीक है, वो तो इंडिविजुअल भी करवा सकता है, गवर्नमेंट भी करवा सकती है बेकार, तो ठीक है, एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ द फोर्स लेबर जो होता है वो दोनों के खिलाफ ही होगा, ये वाला राइट जो होगा, व्यक्ति के खिलाफ भी, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी, इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी और गवर्नमेंट के खिलाफ भी। इट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी फैक्ट्री, तो गवर्नमेंट भी लगा सकती है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी अपनी फैक्ट्री के अंदर लगा सकता है, कोई फॉर्म भी लगा सकती है, तो सबके खिलाफ ही होगा ये, तो इस तरीके का ये वाला राइट भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिकल 19, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द आर्टिकल 90 एडेड बाय द वे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हाँ, तुमको पता है कि राइट टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ये जोड़ा गया था बाद में, है ना। राइट अंडर द आर्टिकल आर नॉट अवेलेबल टू ए लीगल पर्सन लाइक कंपनीज, हाँ, तो कंपनीज को नहीं मिला होता है ये राइट इस तरीके का, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, सी इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रहा ही है, हमको पता ही है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 19(1)(c) के अंदर जोड़ा गया है, और रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द पीपल टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए फंडामेंटल राइट, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करना एज ए फंडामेंटल राइट इसको लिया गया है। दे आर 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट, दी 6 राइट्स मतलब 19 का जो सब क्लोज, ये 6 राइट्स जो हैं, ठीक है, दीज आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट स्टेट, केवल स्टेट एक्शन के खिलाफ इनको प्रोटेक्ट किया गया है, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये ध्यान रखना। मोर एवर दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन एंड टू द शेयर ऑफ होल्डर ऑफ ए कंपनी बट नॉट टू द फॉरेनर्स, क्योंकि हमको पता है ना कि कौन कौन से हैं जो फॉरेनर्स को नहीं मिल रखे, हमने देखा था पहले भी, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, तो 19 भी केवल ये स्पेशली केवल इंडियंस को मिला हुआ है। ओके, तो उसके बाद किसी लीगल पर्सन लाइक कंपनी वगैरह को भी ये नहीं मिला हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन, कॉर्पोरेटिव का फॉर्मेशन करना है एक्चुअली में, है ना। तो ये कुछ नहीं था, हमने देख लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीएसटी काउंसिल इज आर करेक्ट। पहली बात तो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 279 के अंदर इसका मेंशन है, ये भी ठीक है, फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन इशू रिलेटेड टू जीएसटी, बिल्कुल ठीक है पूरी स्टेटमेंट। ओके, दूसरा आता है द डिसीजन ऑफ द काउंसिल मस्ट बी अप्रूव्ड बाई हाफ ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ, नहीं, इसमें हाफ ऑफ नहीं रखा जाता है, स्ट्रेंथ आई थिंक 3/4 स्ट्रेंथ तक जाना होता है, तब जाके अप्रूवल होता है, देखते हैं भी।
द वोटिंग शेयर ऑफ द ईच स्टेट इन द काउंसिल डिपेंड्स अपॉन इट्स पॉपुलेशन, नहीं, सबका इक्वल वोट दिया गया है, कोई पॉपुलेशन का इसमें क्राइटेरिया नहीं है, तो ओनली वन इज करेक्ट, ए आंसर आएगा 61 के अंदर। हाँ, तो इसका ए आंसर है, तो वो पहली स्टेटमेंट तो पूरी सही हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट में बोल रखा है कि एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल इज टू बी टेकन बाई मेजोरिटी नॉट लेस देन 3/4, 3/4 से कम नहीं होनी चाहिए मेजोरिटी। इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको 1/2 से इसको सही करके नहीं आना है, आपको ट्रैप हो सकता है अपने आप में यूपीएससी के अंदर। ओके, एंड द वेट ऑफ वोट्स ऑफ द सेंटर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो वेट है हर किसी के वोट का, लाइक स्टेट का और सेंटर का, तो वो कितना कितना है, वो मैं बता देता हूँ आपको कितना है, अभी देखते हैं। वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग एट द मीटिंग एंड नॉट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ओके, और एक लाइन और इसमें एक कैच और है कि वेटेड वोट ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग एंड नॉट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ के हाफ से मतलब नहीं है, जितने लोग प्रेजेंट इन वोटिंग कर रहे हैं उससे लिंक है इसका मतलब। ओके, आगे थर्ड स्टेटमेंट है, द वोटिंग शेयर ऑफ द ईच स्टेट इन द काउंसिल डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स पॉपुलेशन। द वोट शेयर ऑफ, इसी के ऊपर कंट्रोवर्सी भी चल रही थी अभी साउथ के अंदर, कुछ छोटे स्टेट्स का वोट का अधिकार उतना ही दिया जाना जितना कि बड़े स्टेट का वोट है उसको उतना ही महत्व देना। ये काफ़ी बार कॉज ऑफ कंसर्न बन जाता है, काफ़ी स्टेट्स इसको लेके आगे आते रहते हैं बड़े स्टेट्स की, हमारा इतना कम शेयर क्यों है, हमारा मतलब उनके बराबर शेयर क्यों है, जबकि हमारा कंट्रीब्यूशन जो है जीएसटी कलेक्शन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा है। द वोट शेयर ऑफ द ईच स्टेट इन द सेम एंड कंबाइंड वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट शेल हैव द वेटेज ऑफ 2/3 और द टोटल वोट्स। कार्सन सेंटर का जो वोट होता है वो 1/3 होता है, आपको ध्यान रखना है उनको वेटेज, ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड ब्रिटिश पॉलिटी। ब्रिटिश पॉलिटी जो है और इंडियन जो पॉलिटी है उसके अंदर क्या डिफरेंस है बताना। द इंडियन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, वाई द पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन द ब्रिटेन। ये उल्टा है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुप्रीम मानते हैं और ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री सुप्रीम है। इंडिया डज नॉट हैव द सिस्टम ऑफ लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स बट ब्रिटेन हैज इट। हाँ, तो ब्रिटेन का जो होता है काउंटर साइन होता है हर किसी मंत्री का, हर किसी एक्चुअल में मिनिस्टर का, और वो लीगली रेस्पॉन्सिबल होता है, बट इंडिया में ये वाला सिस्टम नहीं रखा गया। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इसमें सही हो जाती है, केवल 2 सही होगी इसमें स्टेटमेंट, तो बी इज करेक्ट। तो इसमें ये लिखा गया है, इंडिया इज ए रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम। हमारा मोनार्कियल सिस्टम नहीं, हमारा रिपब्लिकन सिस्टम है, और यहाँ साफ लिखा हुआ है ब्रिटिश सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, वाइल द पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया and enjoy limited and restricted power due to a written constitution, the federal system, the judicial review, the fundamental rights। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअल में, तो हमारे यहाँ पे सुप्रीम किसको रखा गया है, इन सब चीज़ों को, मतलब इन सब चीज़ों की वजह से एक्चुअली में लिमिटेड हो जाती है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट जो होती है वो सुप्रीम नहीं होती है, जबकि ये सुप्रीम वहाँ पे होती है। उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं। ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर शुड बी ए मेंबर ऑफ द लोअर हाउस का ही होना चाहिए, जबकि इंडिया के अंदर मिनिस्टर जो होता है किसी भी हाउस से बन सकता है। यूजुअली द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर इन ब्रिटेन, ठीक है, यूजुअली द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स इन ब्रिटेन। इंडिया पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो अपॉइंटेड मिनिस्टर, ये भी हमको पता है, लेकिन वहाँ पे उल्टा है। ब्रिटेन हैज द सिस्टम ऑफ लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर वाइल इंडिया हैज़ नो सच सिस्टम। इंडिया का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ठीक है। एक शैडो कैबिनेट का प्रिंसिपल भी चलता है ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, एन यूनिक इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम, इट इज़ फाउंड बाय द अपोजिशन पार्टी टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट एंड टू प्रिपेयर इट्स मेंबर फॉर फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस। तो क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। Which of the following statement is correct regarding the power vested to the President under the Article 359 of the Constitution of India? It can promulgate ordinance for any state. It can promulgate ordinance for any state. अभी देखते हैं। He is empowered to suspend enforcement of the some fundamental rights. तो ये तो ठीक हो जाएगा। He may extend national emergency only to a few parts of the country and not to entire country. ये भी ठीक हो जाएगा। तो 2 और 3 ठीक है। उसमें बोल रहा है ही कैन प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस फॉर एनी स्टेट, आर्टिकल 359, और बोल रहा है कौन से स्टेटमेंट। इसका आंसर देख लेते हैं हम इसमें। ओके, इसमें 3 सही नहीं है, 3 गलत है, अभी देखते हैं हम। ओके, ये बोला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, थोड़ा अच्छा कैच कर रहा है क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात चल रही है, अभी देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है आर्टिकल 359 ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। ये आर्टिकल 359 एक तरीके से है। दिस मीन डैट आर्टिकल 359 द फंडामेंटल राइट्स एज सच आर नॉट सस्पेंडेड, बट उनका जो एनफोर्समेंट होता है वो सस्पेंड हो जाता है।
द सेड राइट्स आर थियोरेटिकली अलाइव बट द राइट टू सीक रेमेडी इज सस्पेंडेड। रेमेडी नहीं ले सकते हो, ये सस्पेंड होती है। द सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट रिलेटेड टू द ओनली दोज फंडामेंटल राइट्स दैट आर स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली सब सस्पेंड हो जाएंगे, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर बताया गया है वही राइट्स केवल। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपकी करेक्ट हो जाती है। अब बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 44 1970 एक्ट के अंदर, जिसके उनकी कुछ रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ आर्टिकल 369 में आया है। वो कैसे है, दो वेज में रेस्ट्रिक्शन किया गया है 359 का। पहला, फर्स्ट द प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट टू द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। 20 और 21 के थ्रू जो राइट्स दिए जा रहे हैं उनको नहीं रोक सकते हैं वो, ठीक है, उनके एनफोर्समेंट को। और उनके लिए यदि कोई इंसान जाता है कोर्ट में तो उसको नहीं रोका जा सकता है। पहला तो ये है। सेकंड, ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड टू इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड। केवल वही लॉ चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं जो कि इमरजेंसी को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। अदर लॉ जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है उनको चैलेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 359 ऑपरेट्स इन केस ऑफ बोथ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एज वेल एज ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। आर्टिकल 359 ऑपरेट्स इन बोथ when national emergency is declared on ground of war or external aggression as well as on ground of armed rebellion. Article 359 may extend to the entire country or a part of it. यहाँ पे लिखा हुआ है he can promulgate ordinance for any state। अभी और देखते हैं। आर्टिकल 359 डज नॉट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू promulgate ऑर्डिनेंस इन स्टेट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि promulgate किया जाएगा ऑर्डिनेंस को किसी स्टेट के अंदर, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इसमें केवल 2 सही आता है आपका, तीसरे नंबर का भी गलत हो जाता है। तीसरा गलत क्यों हो रहा है, ही मे एक्सटेंड नेशनल इमरजेंसी ओनली टू ए फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री नॉट इन। तो ये गलत हो जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट एकदम, है ना। पता नहीं हमने पहले क्यों सही बता दिया था इसको, पहले क्यों सही कर दिया था। ओनली ए फ्यू पार्ट्स क्यों, पूरी कंट्री में किया जा सकता है, ऐसा क्या मतलब, ऐसा कुछ नहीं है कि फ्यू पार्ट्स में किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कल्चर एंड द एजुकेशनल राइट्स अंडर द आर्टिकल 29 एंड 30। तो पहला बोलता है द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 29 नॉट जस्ट लिमिटेड टू द माइनॉरिटी बट इंक्लूड द मेजॉरिटी एज वेल। ठीक है, बात माइनॉरिटी की कर रखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि माइनॉरिटी के लिए ही नहीं है, मेजॉरिटी के लिए भी होता है। तो बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। द टर्म माइनॉरिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है, कहीं भी डिफाइंड नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका। इसमें यही लिखा हुआ है, देखो थोड़ा सा जो हाईलाइटेड है उसको ज़्यादा देख लेते हैं, अदरवाइज का जो एसेंस है वो मैंने बता दिया है। इसमें लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द वर्ड सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स इन द आर्टिकल 29 दैट इंक्लूड्स माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी। तो बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज नॉट नेसेसरली रेस्ट्रिक्टेड टू द माइनॉरिटीज ओनली एज इट कॉमनली अज्यूम टू बी। ये मेजॉरिटी के लिए भी होता है, इसको आपको भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिख रखा है आगे आर्टिकल 30 के बारे में आपको पता ही है, दैट द प्रोटेक्शन इन द आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू द माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक एंड डज नॉट एक्सटेंड टू द एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। तो इसके लिए जैसे आर्टिकल 29 है वैसा नहीं है इसके अंदर, इसमें स्कोप अलग है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज लाइक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ओके, एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स एज अंडर आर्टिकल 29। हाउएवर द टर्म माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा ऊपर भी देख लेते हैं, आर्टिकल 29 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। इट प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, एनी सेक्शन बोल रखा है यहाँ पे, ओके, in the any part of the India having a distinct language, script, culture of its own shall have the right to conserve the same, okay। जबकि यहाँ पे क्या हुआ कि स्पेसिफिकली माइनॉरिटी जो कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात हो रही है आर्टिकल 30 के अंदर, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसमें आर्टिकल 30 को और आगे बता रखा है क्या क्या था, जो हमने कल देख लिया था, शायद पहले देख लिया था पिछले लेक्चर्स में हमने, कि माइनॉरिटी जो होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 3 टाइप से हो सकते हैं इंस्टीट्यूट, जो कि स्टेट के इंटरवेंशन के हिसाब से उसमें बता रखा है सब कुछ। लास्ट वाला देख लेते हैं, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द थर्ड टाइप आर फ्री टू एडमिनिस्ट्रेट, हाँ ठीक है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद 65 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू नेशनल पेंशन स्कीम, NPS की बात चल रही है। द स्कीम इज ओपन टू ऑल इंडियन सिटीजन्स ऑन ए वॉलंटरी बेसिस, ओके, नॉन रेजिडेंट इंडियंस आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। तो दोनों इसमें सही होने चाहिए, शायद देखते हैं। तो दोनों ठीक है। NPS के बारे में ध्यान रखना है आपको कि NRI भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और नेशनल पेंशन स्कीम इज ए सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। National pension scheme is a social security initiative by the government. Earlier, the NPS scheme covered only by the central government employees. Earlier, NPS scheme covered only the central government employees. Now, however, the PFRDA has made it open to all Indian citizens on a voluntary basis. Okay, NPS scheme hold immense and value for anyone who works in private sector or requires a regular pension after retirement. उसके बाद NRI can open an NPS account.
कंट्रीब्यूशन मेड बाय एनआरआई सब्जेक्ट टू रेगुलेशन रिक्वायर्ड थ्रू प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई एंड फेमा। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें अब हमको पता चल चुका है कितना है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42। तो कौन कौन से जोड़े गए थे हमको काफ़ी अच्छे से पता है इसमें। ऐसा डिग्निटी जैसा कोई वर्ड नहीं जोड़ा है, यूनिटी जैसा भी नहीं जोड़ा है, सोशल एंड सेकुलर जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 सी आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर। द इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स ICESCR इज ए लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। हाँ, तो ये आपको याद ही रखना है थोड़ा सा, ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। द कमिटी ऑन द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स इज द सुपरवाइजरी बॉडी फॉर ICESCR। ये भी ठीक होना चाहिए, देखते हैं। तो इसके बारे में आपको याद ही रखना है, तो ठीक है दोनों ही, थोड़ा सा इसके बारे में देख लो आप। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इन ए जजमेंट स्टेट दैट अफर्मेटिव ऑब्लिगेशन टू फैसिलिटेट एक्सेस द एजुकेशन एट ऑल लेवल। तो उसी से रिलेटेड ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स है, इज ए लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, और इसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये ज़्यादा आपको थोड़ा याद ही रखना है। इसमें लिखा हुआ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1966 टू सेपरेट ट्रीटीज कवरिंग द ऑलमोस्ट एंटायर ऑल द राइट्स इंसिडेंट इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स वर अडॉप्टेड आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 20 years of the negotiation. ICESCR is an international human rights treaty. It creates legally binding international obligation to those states that have agreed to be found by state contained in it. Okay, और फिर उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये थोड़ा और देख लो तो द कमिटी ऑन द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स इन द सुपरवाइजरी बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल कोविनेंट। ओके, कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स इट वाज एस्टेब्लिश अंडर द इकोसॉक के अंदर है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना, इस इकोसॉक के अंदर है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। विद रेफरेंस टू सिटीजनशिप इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओनली सिटीजन बाई बर्थ नॉट एंड बाई नेचुरलाइज सिटीजन इज एलिजिबल फॉर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, नेचुरलाइज पर्सन भी हो सकता है, बट अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, इंडिया में नेचुरलाइज भी हो सकता है। One has to be an Indian citizen to contest for the membership of the parliament and the state legislature. One has to be an Indian citizen to contest for the membership of the parliament and ठीक है, लाइन भी तो केवल बी सही हो जाएगा इसमें, ऑनली बी इज करेक्ट। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हो। इन बोथ ए सिटीजन बाई नेचुरल बाई बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज जो सिटीजन है एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, बट यूएसए में ऐसा नहीं होता है। ओनली सिटीजन बाई बर्थ नॉट ए नेचुरलाइज सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है। ऑल इंडियन सिटीजन्स हैव द राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, उसमें एज का क्राइटेरिया वगैरह आपको पता ही होगा। 69 के ऊपर चलते हैं। फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड DPSP नॉन जस्टिसेबल बिकॉज। क्यों नॉन जस्टिसेबल रखा गया इसको? तो पहला, इन एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट डिस्पोजल ऑफ द स्टेट, बिल्कुल ठीक है लाइन, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी हैव बीन मेड जस्टिसेबल एंड मेकिंग DPSP जस्टिसेबल वुड बी मीनिंगलेस। अरे मीनिंगलेस तो क्यों होगा, सिंपल सी बात है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है इतना, इस वजह से ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप में 1 और 2 आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 आंसर इसमें आएगा 69 के अंदर। बी बिल्कुल ठीक है, 1 और 2, और बिल्कुल हमने बता दिया है, बिल्कुल सिंपल लाइनें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 14 की बात चल रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स ओनली फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड नॉट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नहीं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों की बात की गई है हमारे आर्टिकल 14 में। एज पर सुप्रीम कोर्ट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली आर्टिकल 40 डज नॉट अप्लाई। ये भी लाइन गलत हो जाती है, उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वैन इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। ये हो सकता है हम एक्चुअल में, क्योंकि काफ़ी हम पॉजिटिव इंटरवेंशन की जो बात करते हैं, तो पॉजिटिव इंटरवेंशन इसी को इंडिकेट करता है, तो इसमें आंसर डी आएगा। देख लेते हैं एक बार, सॉरी इसमें मैं इस स्टेटमेंट को गलत पढ़ गया हूँ थोड़ा। एज पर द सुप्रीम कोर्ट, ये बोल रहा है कौन सी चीज़ ठीक है। ठीक है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं 70 का। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ये तो हमको पता चली गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में दोनों ही चीज़ों को प्रोवाइड किया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों को ही दिया गया है, तो ये ठीक है बिल्कुल। अब स्टेटमेंट नंबर 2 है, वो देखते हैं हम इसके बारे में क्या बोला गया है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल 14 इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ सेज द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ब्रॉडर टर्म देन यूनियन ऑफ स्टेट्स, मैंने बता रखा है इसके बारे में। ओके, तो उसके बाद आर्टिकल 14 के बारे में बता रखा है फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट नॉट रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ द पॉलिटी ETC फॉर एग्जांपल रिच पर्सन कैन नॉट, वो सारी बातें हैं क्वेश्चन। अच्छा,
दूसरी स्टेटमेंट के बारे में चलते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। भाई क्लास के बिहाफ पे आप कोई लेजिस्लेशन नहीं करोगे, बट नॉट रीजनेबल क्लासिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिटी। फॉर एग्जाम्पल ए रिच पर्सन एंड ए पुअर पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड सिमिलरली। ठीक है, और इसमें यही लिखा हुआ है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। तो इसी का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली फॉर ए पर्टिकुलर स्कीम, हाँ हो सकता है किसी स्कीम के लिए उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाए, ठीक है, ये ज़रूरी हो सकता है, वो पॉजिटिव इंटरवेंशन वाली बात है। एंड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। तो जहाँ पे भी इक्वल और अनइक्वल को डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है तो वहाँ पे ये नहीं होगा। एक बार दोबारा इसको हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट नॉट रीजनेबल क्लासिफिकेशन फॉर पर्पज ऑफ द पॉलिटी। क्लास लेजिस्लेशन तो नहीं होगा, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है फॉर पर्पज ऑफ पॉलिटी। फॉर एग्जाम्पल ए रिच पर्सन एंड ए पुअर पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड सिमिलरली फॉर ए डिफरेंट पर्टिकुलर स्कीम। तो सिमिलरली ट्रीट नहीं किया जाएगा, दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा पर्टिकुलर स्कीम के लिए। यदि रिच है तो उसको नहीं लिया जाएगा, उसमें पुअर को लिया जा सकता है। हेंस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। तो बिल्कुल ठीक है, लाइन बिल्कुल एकदम सही है कि आर्टिकल 14 को हम आप उस जगह आप अपर हैंड पे नहीं रखोगे जहाँ पे कि दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट हो सकती है टाइम की, ये पॉजिटिव इंटरवेंशन हो सकता है उस चीज़ पर, मतलब पिछड़े हुए लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना उसका पर्पज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका पर्पज़। तो इस वजह से आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आर्टिकल 14 की वजह से ये चीज़ तो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। तो वहाँ पे आर्टिकल 14 सिंपली अप्लाई ही नहीं होगा, ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। तो इस वजह से स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हमने देखा भी था पहले क्वेश्चन में। उसमें एडमिशन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट, ठीक है, यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी हमने देखा था, देखते हैं भी। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्फर्मेंट ऑफ द मेजर जुडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्फर्मेंट ऑफ द मोर जुडिक्शन ऑन सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो थोड़ा सा हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो स्पेशल मेजॉरिटी की तरफ जा रहे थे, तो 4 को तो हम हटा देते हैं, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। 1 and 2 and 2 and 3, तो 1 तो आना चाहिए क्योंकि ये तो होता ही है, तो 1 and 2 आ जाना चाहिए, एंड 2 and 3 को हम हटा देते हैं यहाँ पे से। देखते हैं इसका आंसर एक बार। ओके, इसका आंसर आ रहा है डी, 1 2 3 4, मतलब इसको देखना पड़ेगा अच्छे से क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाई ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कौन कौन से प्रोविजंस है जिनको कि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पार्लियामेंट में अमेंड किया जा सकता है। तो पहली बात है एडमिशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ये तो है ही। यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एंड कॉन्फर्मेंट ऑफ मोर जुडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट। चारों ही चीज़ें। तो हमने जो इंटरप्रिटेशन किया है वो गलत कर लिया, हमने पूरा सुप्रीम कोर्ट को उसके अंदर डाल लिया, ऐसा नहीं था। इसमें केवल इसमें बात की जा रही है कॉन्फर्मेंट ऑफ मोर जुडिक्शन की बात चल रही है ना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे इसको अच्छे से। A number of the provisions of the constitution can be amended by a simple majority of the two houses of the parliament outside the scope of article 368। तो इसमें और भी चीज़ें आएंगी। पहला, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स, आपको याद रखनी है सारी चीज़ें, तो ये बिल्कुल आर्टिकल 368 के परव्यू से बाहर रहेगा, और सिंपल ये बिल्कुल एकदम सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको आपको कर सकते हो, है ना। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स वगैरह, अबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह, ये भी सिंपल मेजोरिटी से। सेकंड शेड्यूल के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें, एम्यूलमेंट, अलाउंस, प्रिविलेज वगैरह वगैरह, और क्वारम इन पार्लियामेंट हमने पहले भी पढ़ लिया था। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर, ये पहले भी पढ़ लिया था। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, ये भी पढ़ लिया था। प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर एंड इट्स कमिटी, यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, नंबर ऑफ द जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, पीयूष ने जजे इन सुप्रीम कोर्ट, ओके, जज इन सुप्रीम कोर्ट, ओके। कन्फर्म, अब ये थोड़ा और आए हैं, इनको भी हमको याद रखना है, उसमें पिछली बार इसको मेंशन नहीं किया गया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कन्फर्मेंट ऑफ द मोर जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज, यूनियन टेरिटरीज, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल, ये सभी चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी के साथ की जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इस वजह से आपको याद रखना है। सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल की भी बात आ गई है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा स्पेसिफिकली क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, ये सभी लाइनें आपको याद रखनी होंगी अच्छे से, तभी जाके आप इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है थोड़ा सा। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस के साथ भी हो जाता है कि कौन सी चीज़ फेडरल में आती है, कौन सी नहीं आती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनको याद रखने की जरूरत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। ऑल सिटीजन्स इंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑल ओवर द कंट्री, बट सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज।
व्हेन पार्लियामेंट्री प्रिस्क्राइब द रेजिडेंस विद स्टेट एज ए कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक है। व्हेन एन स्टेट प्रोवाइड फॉर द स्पेशल बेनिफिट टू इट्स रेजिडेंट्स इन रिलेशन टू राइट नॉट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स इंडियन सिटीजन, ठीक है। व्हेन ए स्टेट प्रोवाइड फॉर स्पेशल बेनिफिट टू इट्स रेजिडेंट्स इन रिलेशन टू राइट्स नॉट गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडियन सिटीजन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ये भी हो सकता है। तो 1 and 3 तो लग रहा है, अभी देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 1 2 3 तीनों ही चीज़ें हैं इसमें, 2 तो मैंने बता ही दिया, इसको और थोड़ा देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। और चलो हम थोड़ा पढ़ ही लेते हैं इसके सॉल्यूशन को ठीक से। तो इसमें बोल रखा है कि काफ़ी बार हालांकि सबको इक्वली ट्रीट वगैरह किया जाता है, सभी सेम पॉलिटिकल सिविल राइट्स को एंजॉय करते हैं, बट सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। तो वो कौन से केसेज हैं जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो पहला है कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 16 के अंदर लिखा गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है रेजिडेंस को एक क्राइटेरिया विद ए स्टेट और ए यूनियन टेरिटरी एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट इन दैट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इसको ध्यान है, इससे रिलेटेड फिर अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट इनेक्टेड द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो रिक्वायरमेंट का वो चालू इन्होंने एक लेके आ गए थे, वो एक्ट है ना। उसके बाद आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखा गया है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ, इन सब चीज़ के बिहाफ पे आप इसको मतलब कि डिफरेंट नहीं कर सकते, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ रेजिडेंस जो है आप बाकायदा आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, आर्टिकल 19 आपको बताता है, सब्जेक्टेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ओनली इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब, किसी शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट को इसके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। इन अदर वर्ड्स द राइट ऑफ आउटसाइडर टू एंटर, रेजाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड। उसके बाद इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द स्टेट लेजिस्लेचर एम्पावर टू डिफाइन, चलो ठीक है इसको छोड़ते हैं अभी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ चीज़ें बदल गई है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द चिलिका लेक। चिलिका लेक की बात चल रही है जो उड़ीसा के अंदर, इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन एशिया, ओके। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ द गंगेटिक डॉल्फिन इन द वर्ल्ड। यार ये तो इरवाड़ी डॉल्फिन के लिए था, गंगेटिक डॉल्फिन के लिए तो नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसको, ओनली वन इज करेक्ट आंसर मे बी, ओके राइट, आई एम राइट, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन इन चिल्का इंडिया लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक के अंदर है अलॉन्ग द, तो जो डॉल्फिन पॉपुलेशन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक एंड ओडिशा कोस्ट एंड डबल कंपेयर, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन्स इन चिल्का, ठीक है, डॉल्फिन्स की बात है यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चिल्का एशिया लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, एक एस्चुरी है, ये एस्चुरियन कैरेक्टर है इसका थोड़ा, और रामसर कन्वेंशन के अंदर आता है। चिल्का लेक इमर्ज एज ए सिंगल लार्जेस्ट हैबिटेट टू इरेवाड़ी डॉल्फिन, ओके। तो इरेवाड़ी डॉल्फिन के लिए, नॉट फॉर गंगेटिक डॉल्फिन्स। एंड लगून इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन द माउथ ऑफ द दया रिवर, दया रिवर भी इससे लिंक है, आपको याद रखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी। अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी फॉर द रिवोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के रिवोकेशन के लिए अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी के रिवोकेशन के लिए अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट जरूरी है, बोल रहा है अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट नेसेसरी फॉर द रिवोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। दूसरा, मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इज 3 ईयर। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं 74 का। दोनों स्टेटमेंट गलत है इसके अंदर। पहला जो आता है वो बोलता है, तो इसमें बता रखा है कि पूरे पढ़ते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट टाइम एट द बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, ओके। एंड सच ए प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो मतलब ये ध्यान रखना है, इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब इसको हटाया जाता है। तो अप्रूवल पार्लियामेंट्री नेसेसरी फॉर द रिवोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, तो पार्लियामेंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अप्रूवल की, ओके। ध्यान रखना है आपको नेशनल इमरजेंसी में। इफ अप्रोच बाय द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द इमरजेंसी कंटिन्यू फॉर 6 months, यदि दोनों के बाद अप्रूव कर दिया तो 6 महीने के लिए रहती है। एंड एक्सटेंडेड टू अनडिफाइनाइट पीरियड, और ये इनफाइनाइट टाइम तक रह सकती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई डिफाइन नहीं है कि कब तक रहेगी, है हर 6 months में यदि इसको मिलता रहता है। तो ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में याद रखना है आपको, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बता रखा है, तो 352 के अंदर आती है, 356 में जो आती है उसे हम स्टेट इमरजेंसी या फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी वगैरह बोल ही देते हैं। 356 के अंदर जो आती है, और ये सब चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं हम, ये हो गया है, ठीक है। इसमें 2 ही स्टेटमेंट थी, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली रह सकती है यदि हर बार अप्रूवल मिल जाता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का हमारा, क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। पहले बोलता है, इट स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। इट स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है। इट इज शोस ऑफ द पावर टू द लेजिस्लेचर, इट इज शोस ऑफ द पावर टू द लेजिस्लेचर, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो ये शोस ऑफ द पावर है, ना ही जस्टिसेबल है, ये बता रखा था, आपको बताया हुआ है शायद किसी केस में। इट इज़ नॉन जस्टिसेबल इन द कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट नहीं बोला था कि ना तो ये पावर शोस ऑफ पावर है, ऐसा भी नहीं कि शोस ऑफ पावर। तो ये स्टेटमेंट नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगी यहाँ पे।
तो इसमें यही बोला गया है तो इसमें सी गलत हो जाता है, इसमें यही बोल रखा है एक्चुअल में कि ड्राइव इज अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, रिवील्स द शोर्स ऑफ द अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन द सॉवरन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी वगैरह 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 इसमें बोल रखा है बाद में जाके फाइनली, लाइक फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल एंड इट प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। पहली बात तो ना तो ये जस्टिसेबल है, नहीं ही इसकी प्रोविजंस को इन्फोर्सेबल किया जा सकता है, नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। और द प्रीएम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। द प्रीएम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ये आपको याद रखना है अच्छे से। इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम 76 से 100 तक के क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। थैंक यू।